गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह क्लास 6 का चैप्टर 2 का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टेस्ट ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन्स। पिछले क्लास में जो पढ़े थे हम लोग उसमें पढ़े थे कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके टेस्ट कैसे किए जाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जिस टेस्ट के बारे में पढ़ा था वो पढ़ा था टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट था। तो टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए सबसे पहली बात थी कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन के साथ गर्म करते थे। मतलब कार्बोहाइड्रेट पहला था टेस्ट हमारा टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट मीन्स प्लांट जनरली कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। तो स्टार्च प्लस आयोडीन सॉल्यूशन अगर ये ब्लू ब्लैक देता है तो समझते हैं ब्लू ब्लैक। तो ब्लू ब्लैक देता है तो समझते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर मान लीजिए आयोडीन सॉल्यूशन अगर यहां पर एक रख देते हैं तो इसमें क्या होगा, आपको नो ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्टेन। मतलब आयोडीन सॉल्यूशन में अगर एक, तो एक क्या है, एक जनरली प्रोटीन होता है। एक में जनरली प्रोटीन, व्हाइट पार्ट ऑफ एग इज जनरली मेड अप ऑफ प्रोटीन। एक का जो उजला भाग होता है वो प्रोटीन का बना होता है और वो प्रोटीन आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके नो ब्लू ब्लैक कलर देगा। मतलब एक में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, एक में नो कार्बोहाइड्रेट। इसका अर्थ है नो कार्बोहाइड्रेट, एक में कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। उसी तरह से अगर हम प्रोटीन के टेस्ट की बात करेंगे, प्रोटीन टेस्ट अगर प्रोटीन टेस्ट करेंगे तो उसमें हम लोग कॉपर सल्फेट जो कि कॉस्टिक सोडा में मिला होता है उसके साथ रिएक्ट कराते हैं। अगर वायलेट कलर मिल जाता है तो समझेंगे प्रोटीन है। अगर वायलेट कलर नहीं मिलता है, वायलेट कलर प्रोटीन के साथ कॉस्टिक सोडा का जो कॉपर सल्फेट का जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है इसको कहते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ऑफ CuSO4। तो इसका जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है ये अगर वायलेट देता है तो हम लोग कहेंगे कि फूड में प्रोटीन है। फैट के लिए तो ग्रीजी स्पॉट्स आ जाते हैं तैलीय। ये चारों तरफ से अगर मान लीजिए कि कागज के ऊपर, ब्राउन पेपर के ऊपर अगर किसी घी वगैरह को रखेंगे तो उसके ऊपर एक शाइनिंग आ जाएगा, ग्रीजी पैच आ जाएंगे और वो ग्रीजी पैच ही उस फैट्स के पहचान कराती है और ब्राउन पेपर से करना इसको बहुत फायदेमंद होता है। अब हम लोग नेक्स्ट थिंग पढ़ेंगे आपके सिलेबस के अनुसार बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या है इसके बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो बैलेंस्ड डाइट के बारे में सबसे पहले डाइट, ये आपका टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट एक ऐसा बैलेंस्ड डाइट में डाइट विच कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट। वैसे डाइट जैसे कि मान लीजिए कि हम बहुत तरह के डाइट खा रहे होते हैं तो उसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। अलग अलग डाइट्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की पर्याप्त मात्रा होती है। मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि अगर हम नींबू खा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा उसमें साइट्रिक एसिड है, मतलब विटामिन C ले रहे होते हैं। आंवला खा रहे होते हैं उसमें ज्यादा विटामिन C है फल में। चपाती खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे आपको। मतलब किसी एक फूड आइटम में, एक ही फूड आइटम में, मान लीजिए कि ये रोटी है, ब्रेड, अगर ये ब्रेड है, तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन आपको मिलेगा, दो चीज। तो मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मौजूद नहीं है, नॉट लैकिंग। क्या होगा, फैट इसमें लैक करेगा, मोस्ट मिनरल्स लैक करेंगे, मिनरल्स लैक करेंगे। मतलब एक फूड आइटम्स में सारे कुछ नहीं मिल सकते हैं। मान लीजिए कि ये आंवला है, ये हो गया आंवला, ये आंवला है तो ये तो जान ही रहे कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। आंवला रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट वैल्यू कितना होगा, वेरी लेस कार्बोहाइड्रेट, मतलब इसको नील, हम कहेंगे नील। प्रोटीन वेरी लेस अमाउंट एंड इसमें भी सब के सब न्यूट्रिएंट नहीं पाए जाते हैं। मतलब एक ही फूड में आपके सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते हैं। इसलिए
हमें उस तरह के न्यूट्रिएंट का सिलेक्शन करना है जिसमें हमको सारे न्यूट्रिएंट मिल जाए। तो सारे न्यूट्रिएंट, डाइट विच कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट, जैसे कि बैलेंस डाइट की डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे कि बैलेंस डाइट का डेफिनेशन, तो इसमें ए डाइट, डाइट मतलब ए डाइट, अ डाइट which contain adequate amount of all the nutrient, a diet which contain adequate amount of all the nutrient like such as, इसमें एडिक्वेट अमाउंट सच एज, कौन कौन से 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं? तो पहला ऑल सच कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जनरल फॉर्मूला आप लिखिएगा C6H10O5, मतलब ये इसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का ये पॉलीमर है, मतलब ग्लूकोज यूनिट है इसका। तो कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा हो गया प्रोटीन, तीसरा है आपका फैट्स, चौथा हो गया विटामिन्स, पांचवा हो गया मिनरल्स। मतलब एक डाइट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए। एक बैलेंस डाइट होने के लिए किसी डाइट में सबसे प्रॉपर अमाउंट में, उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए, उचित मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए, उचित मात्रा में फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। और इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है, विटामिन्स क्या है, मिनरल्स क्या है। तो अगर ये पोषक तत्व आपके डाइट्स में प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो आप विक्टिम होंगे अलग अलग रोगों के, यू विल बी द विक्टिम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, अगर डाइट में सिंगल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो आपको एक डिजीज हो जाएगा क्वाशरकोर, ये क्वाशरकोर नामक डिजीज हो जाएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों एब्सेंट है तो इसमें एक डिजीज होता है मरासमस। क्वाशरकोर मतलब कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगा। और मीन्स इसमें केवल कैलोरी से रिलेटेड है, कैलोरी नहीं बन पाएगी आपकी, और इसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों की जब कमी होती है तो वो रोग हो जाता है मरासमस। और विटामिन से भी आपको बहुत सारे रोग के बारे में बताया, मिनरल्स में भी बहुत सारे डिजीज हैं। तो इन सभी डाइट्स का, इन सभी न्यूट्रिएंट्स का आपके शरीर में उचित मात्रा में होना जरूरी है। इनके अलावा बैलेंस डाइट में सफिशिएंट अमाउंट मीन्स प्लस, इनके अलावा इसमें क्या चाहिए, सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, प्लस रॉगेज चाहिए। भले ये आपको कैलोरी नहीं दे, न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन ये जो है बैलेंस डाइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 5 आपके न्यूट्रिएंट्स प्लस ये डाइटरी फाइबर्स है रॉगेज, और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर आपको चाहिए आपके बैलेंस डाइट के लिए। तो हम लोग देखेंगे किन किन चीजों में क्या क्या पाया जाता है। अब इस क्लास में हम देख रहे हैं कि बैलेंस डाइट में जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके दैनिक सोर्स में कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाएगा आपके पोटैटो में, पोटैटो, शुगर ये दोनों में पाया जाएगा। एक चीज और बता दें कि शुगर का फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा C12H22O11। ये 2 तरह के यूनिट का बना होता है, एक होता है आपका ग्लूकोज और दूसरा बना होता है फ्रुक्टोज। ये जो चीनी है ये डाइसैकेराइड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स
बने होते हैं पोटैटो। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सोर्स है ये आपका, ये सोर्स है, सोर्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो सोर्स है वो पोटैटो और शुगर है। तो शुगर केमिकली C12H22O11, और ये शुगर 2 यूनिट का बना होता है, एक ग्लूकोज का, एक फ्रुक्टोज यूनिट का। दूसरा है आपके प्रोटीन का सोर्स में, प्रोटीन में चलते हैं। प्रोटीन ये क्या चीज का बना होता है? प्रोटीन बना होता है पल्स का, पल्सेस के बने होते हैं। प्रोटीन सब सोर्स है पल्स। प्रोटीन का सोर्स मतलब मुख्य रूप से दैनिक जीवन में हम लोग दाल यूज करते हैं, मिल्क यूज करते हैं, मिल्क एक कंप्लीट डाइट माना जाता था। पनीर, चीज यूज करते हैं। इसके बाद फिश यूज करते हैं, फिश, मीट, एग्स। इसमें क्या है? इसमें जो पाया जाने वाला है, पल्स में प्रोटीन पाया जाता है, मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है, चीज में प्रोटीन, तो ये प्रोटीन पाए जाते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स का जो हम लोग टेस्ट किए स्टार्च का, इसमें ये सब कार्बोहाइड्रेट्स का होंगे आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन के साथ कैसा रंग उत्पन्न करेंगे? ब्लू प्लस ब्लैक कलर। और प्रोटीन जो है वो अल्कलाइन कॉपर सल्फेट प्लस अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, इसके टेस्ट के साथ अल्कलाइन CuSO4 के साथ कैसा रंग देगा? गिव्स वायलेट कलर, गिव्स वायलेट कलर, ये वायलेट कलर देता है। अब देखिए बैलेंस डाइट की क्यों जरूरत है। बैलेंस डाइट क्या सभी एज ग्रुप के लिए एक ही तरह की होनी चाहिए? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बैलेंस डाइट, हम तरह तरह के काम करते हैं, कोई माइंड से वर्क करता है, कोई शरीर से वर्क करता है। तो डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटी के लिए डिफरेंट बैलेंस टाइप ऑफ बैलेंस डाइट चाहिए। जैसे कि आप बच्चे होते हैं तो दिन भर खेलते कूदते हैं, तो बैलेंस डाइट, बैलेंस्ड डाइट is not same for all एज ग्रुप। सभी एज ग्रुप के लिए बैलेंस डाइट एक जैसा नहीं होता है। बैलेंस डाइट इज नॉट सेम फॉर ऑल एज ग्रुप, मतलब 5 वर्ष के लिए कुछ और होगा, 10 वर्ष के लिए कुछ और होगा, 15 वर्ष के लिए कुछ और होगा, 30 वर्ष के लिए कुछ और होगा, 60 वर्ष के लिए कुछ और होगा। मीन्स डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट आपको डाइट जो होंगे वो होंगे, तो वो बैलेंस डाइट होंगे। इनके बैलेंस डाइट को आप इनसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। 5 साल के बच्चे का डाइट से आप 10 साल के बच्चे को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। 10 साल के बच्चे के डाइट से आप 20 साल के बच्चे के डाइट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सो 130, 60, मतलब डिफरेंट एज ग्रुप में हम लोग डिफरेंट तरह की फिजिकल एक्टिविटीज और हमारे बॉडी के अलग अलग डिमांड होते हैं, और उन अलग अलग डिमांड के आधार पर बैलेंस डाइट जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये हो गया डाइट, एज ग्रुप। और ऑक्यूपेशन, मतलब कि ऑक्यूपेशन, मान लीजिए कि कोई रिक्शा चला रहा है, तो रिक्शा चला रहे हैं तो उसमें शारीरिक मेहनत है, मतलब आप बॉडी से वर्क करते हैं। तो बॉडी से वर्क करते हैं, चाहे जो खेत में काम कर रहे होते हैं वो शरीर से मेहनत करते हैं, और जो शरीर से मेहनत करते हैं उनको कुछ डाइट नेसेसरी है कि ज़्यादा चाहिए। तो मतलब फिजिकल जो एक्सरसाइज करते हैं, चाहे फिजिकल वर्क करते हैं, तो उसमें बैलेंस डाइट जो होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब कि उसमें कुछ अधिक डाइट जो है वो उनकी कुछ अधिक होती है आम लोगों के अपेक्षा जो नॉर्मल वर्क करते हैं। तो नॉर्मल वर्क करने वाले की बैलेंस डाइट कम होती है, और ज़्यादा वर्क करने वाले फिजिकली जो टफ वर्क करते हैं उनकी बैलेंस डाइट कुछ अधिक होती है। जैसे मिलिट्री फोर्सेस में इनकी डाइट कुछ टफ होगी, बिकॉज दे हैव टू डू लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, उनको ज़्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर टू कीप आवर बॉडी फिट। और लोग ऐसे भी जो लोग अपने बॉडी को फिट करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी बैलेंस डाइट नॉर्मल पर्सन से कुछ अधिक होगी। तो कहने का अर्थ है डिपेंडेंस ऑन डाइट ऑन एज, ग्रोइंग चाइल्ड नीड मोर प्रोटीन रिच डाइट। और डाइट के आधार पर चलेंगे कि डिपेंडेंस, अब इसमें डिपेंडेंस ऑफ डाइट ऑन एज, ये तो हम लोग ऑक्यूपेशन से देख लिए। एज में जैसे कि ग्रोइंग चाइल्ड नीड, पहला देखिए ग्रोइंग जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं, ग्रोइंग चाइल्ड needs more protein rich diet, more
प्रोटीन रिच डाइट। जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं उनके लिए जो डाइट होता है प्रोटीन रिच डाइट उनको अधिक चाहिए, बिकॉज बॉडी टिश्यू रिपेयर जो होता है हमारा टिश्यू रिपेयरिंग वो प्रोटीन से होता है। प्रोटीन हेल्प्स इन टिश्यू रिपेयर, ये हमारे टिश्यू रिपेयर में मदद करता है। तो सो ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर डाइट देन दैट ऑफ द ओल्ड एज ग्रुप पीपल्स। ओल्ड एज ग्रुप पीपल्स के डाइट से आप जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी डाइट प्रोटीन रिच अधिक होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी का मेंटेनेंस प्रोटीन करते हैं। अब बॉडी का मेंटेनेंस प्रोटीन करता है, इसलिए जो बच्चे छोटे हैं उनको ये डाइट उचित तौर से होना चाहिए, और नहीं तो प्रोटीन के कमी से कारण प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, अगर मान लीजिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट अगर बच्चे में लैक कर रहा है, लैकिंग इन न्यूवेट, मतलब नए जन्मे हुए बच्चे में, ये सब जन्मने के 1-2 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो ये आपको हो जाएगा मरासमस। मरासमस डिजीज इज डिफिशियंसी ऑफ कैलोरी एंड प्रोटीन। अगर कार्बोहाइड्रेट्स केवल लैकिंग कर रहा है तो क्वाशरकोर रोग हो जाएगा। तो ये चीज था। अब हम लोग कुक करते हैं, खाना जो है हम लोग पकाते हैं, तो कैसे खाना पकाना चाहिए कि हमें डाइट जो है डाइट का लॉस नहीं हो, डाइट अपने कंटेंट को बनाए रखे, तो इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो अब जो टॉपिक है अवॉइड वेस्टफुल प्री कुकिंग ऑफ फूड्स। हम लोग जो फूड पकाते हैं तो अपने से ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट को हम लोग लॉस कर देते हैं। तो वेरियस वेस्टफुल प्रैक्टिसिंग जो है, रिपीटेड वॉशिंग, देख रही है घर में सब्जी धुआ रहा है, चावल धुआ रहा है तो धुआते गया बराबर, मतलब नॉट मोर देन 2 वाटर्स। रिपीटेड वॉशिंग से क्या होता है कि उसके न्यूट्रिएंट्स जो है पानी के साथ निकल जाते हैं। पहला है वेस्टफुल प्री कुकिंग फूड्स में, फर्स्ट कैसे हम लोग वेस्ट करते हैं, द रिपीटेड वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स, जैसे आपका हो गया राइस को धोते हैं हम लोग, वेजिटेबल्स, ये बहुत ज्यादा हम लोग धो लेते हैं, तो उनकी न्यूट्रिएंट्स जो है मीन्स आफ्टर वॉशिंग, अगर मोर वॉशिंग न्यूट्रिएंट एस्केप, मोर वॉशिंग बहुत ज्यादा अगर इसको हम वॉश करेंगे तो इसका न्यूट्रिएंट विल एस्केप, भाग जाएगा इसका न्यूट्रिएंट निकल जाएंगे, न्यूट्रिएंट बाहर हो जाएंगे। सो जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसमें अब बचा नहीं रहेगा। और हम लोग फ्रूट भी लेते हैं तो उसको बहुत बार धोते हैं। वॉशिंग फ्रूट्स तो उतना भी नहीं धोना चाहिए कि न्यूट्रिएंट लॉस हो जाए। टेकिंग ऑफ थिक पिल्स, जैसे कि मान लीजिए थर्ड, जैसे कि कोई भी चीज हम सब्जी लाते हैं तो उसके बाहर वाले छिलकों को हम लोग छील देते हैं, तो ऐसा तो माना जाता है कि ये छिलके जो है बहुत न्यूट्रियस होते हैं, न्यूट्रिटियस, मतलब इसमें क्या होता है कि बहुत सारा मिनरल्स, विटामिन्स इस छिलके में ही पाया जाता है। तो अगर हम छिलका को पील कर देते हैं, मतलब किसी सब्जी के वेजिटेबल्स के छिलके को हटा देते हैं, तो उससे भी उसका न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है। तो दिस आर द, इस तरह की वेस्टफुल कुकिंग प्रैक्टिस को हम लोग को छोड़ना चाहिए। ये जो वेस्टफुल कुकिंग प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, इससे हमारे न्यूट्रिएंट को लॉस होता है, और दूसरा चीज जितना हम न्यूट्रिएंट्स के हकदार होते हैं उतना मिल नहीं पाता है। अब जो है अब वेरियस वेस्टफुल कुकिंग, अब थ्रोइंग, अब इसमें क्या है कि कुकिंग, अगर हम फूड को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर कुक कर रहे होते हैं, जैसे कि कोई भी भोजन है और इतना ना हीट कर दिए कि उसका सारा न्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय हो गया। आप जानते हैं कि विटामिन सी इज हीट डिस्ट्रॉयड इजीली। विटामिन सी को अगर गर्म कीजिएगा तो उसकी कैपेसिटी जो है, साइट्रिक एसिड है, वो खत्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो पहला चीज अवॉइड, फिर इसमें थर्ड पॉइंट है अवॉइड। अब इसमें क्या करना है, अवॉइड हीटिंग at high temperature। अगर हम ज्यादा टेम्परेचर पर फूड को कुक कर रहे होते हैं
तो इसके मिनरल्स का बहुत लॉस हो जाता है, मिनरल्स आर लॉस्ट, इनके मिनरल्स क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाएंगे। विटामिन्स गेट हीट डिस्ट्रॉयड, विटामिन्स, मोस्ट विटामिन्स गेट हीट डिस्ट्रॉयड, मोस्ट विटामिन्स, बहुत सारे विटामिन्स जो होंगे वो हीट डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, हीट डिस्ट्रॉयड, ये हीट से ही क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। तो हम लोग को हाई टेम्परेचर पर कुकिंग हैबिट्स जो है इतना भी कुक नहीं कर देना चाहिए कि उसके सारे कंटेंट जो है आउट हो जाए। सो कुकिंग फूड एट हाई टेम्परेचर शुड बी अवॉइडेड, थ्रो अवे वाटर विच इन विच फूड इज फर्स्ट बॉइल। तो अब जो है, जो हम पानी को ज्यादा जो है केवल फेंकते हैं, जैसे कि मान लीजिए चावल धोते समय इसको एक बार दो बार ठीक है, अगर 5 बार 6 बार धो धो के केवल फेंकते रहे पानी, तो इससे भी न्यूट्रिएंट का बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो ये चीज जो है, ये हम इस तरह की प्रैक्टिस को हमें छोड़नी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। तो ये था हमारा क्लास। तो अब हम लोग ये सेकंड चैप्टर आपकी पूर्ण रूप से कंप्लीट हुई क्लास 6 की। अब हम लोग थर्ड चैप्टर की ओर फाइबर एंड फाइब्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो अगला वीडियो हमारा होगा फाइबर, फाइबर एंड फाइब्रिक्स, फाइब्रिक्स। तो फाइबर और फाइब्रिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि फाइबर क्या होते हैं और फैब्रिक्स क्या होते हैं। ये आपका चैप्टर थर्ड है, चैप्टर थर्ड के पहले कुछ हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। तो वो सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल नेम, पहला है केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी इज, ए हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, लैक्टिक एसिड, बी फॉलिक एसिड, सी पैंथोनिक एसिड, एसिड, डी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो कौन सा एसिड है विटामिन सी? विटामिन सी इज लैक्टिक एसिड तो है नहीं, फॉलिक एसिड नहीं है, पैंथोनिक एसिड नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड। और दूसरा सवाल है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। यहां पर देखिएगा, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, richest source of vitamin C is A apple, B orange, C guava, D आंवला। ये आंवला जो है वो रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का, ठीक। अच्छा, थर्ड केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12, केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 is A पायरिडॉक्सिन, B हो गया थायमिन, C हो गया साइनोकोबालामिन, और D हो गया राइबोफ्लेविन। देखिए आपका क्लास 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट रखा है आगे के लिए, और ये आपका फ्यूचर बनाता है। सी साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन और विटामिन B12 एक याद रखिएगा कि कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है, और कोबाल्ट एंटी कैंसर होता है। मीन्स अब यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस कीजिएगा, विटामिन B12 कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, कोबाल्ट एक एलिमेंट है, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, ये कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है। और कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, कोबाल्ट जो होता है ज्यादातर ये एंटी कैंसर माना जाता है। अब देखिए ये 3 क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन में हम आपसे पूछ रहे हैं, तो यहां पर पहला क्वेश्चन था विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी आंवला, केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12 इज साइनोकोबालामिन। अब हम रिकेट्स, फोर्थ रिकेट्स इज ड्यू
टू डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट, डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट, किस एलिमेंट के डिफिशियंसी से आपका रिकेट होता है। ए मैग्नीशियम, बी आपको दे रहा है कैल्शियम, सी पोटेशियम, डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। किस एलिमेंट के कमी के कारण, तो ये हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट, which vitamin, deficiency of which vitamin, deficiency again, deficiency of which vitamin in children leading to ricket, किस विटामिन के डिफिशियंसी से बच्चों को रिकेट होता है। तो इसमें भी एक ऑप्शन है ए विटामिन ए, दूसरा है बी विटामिन B1, विटामिन B1, तीसरा है विटामिन डी, चौथा है और। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा विटामिन डी। ड्यू टू विटामिन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी बच्चों में रिकेट होता है। अब इसमें है छठा, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर is done by A raw gauge, B water, C vitamins B1, D विटामिन डी। तो बॉडी टेम्परेचर का जो होता है रेगुलेशन कौन करता है, ये आपका वाटर करता है। 7 है which has no food value, ए हो गया आपका रॉ गैस, बी हो गया कार्बोहाइड्रेट, सी हो गया आपका प्रोटीन, डी हो गया नन। तो इसमें फूड वैल्यू किसमें नहीं होता है, तो डाइटरी फाइबर्स में। फूड वैल्यू किसमें होता है, नहीं होता है, तो डाइटरी फाइबर्स। रॉगेज क्या होता है, डाइटरी फाइबर। तो डाइटरी फाइबर में फूड वैल्यू न के बराबर होता है। सो 7th ऑप्शन इज करेक्ट। तो आज के क्लास में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बारीकी से एक बार देख लेंगे और ये सिलेबस के तहत है आपका। और दूसरा अगला क्लास हम चैप्टर 3 का पढ़ेंगे, फाइबर एंड फैब्रिक्स, नेक्स्ट क्लास में। तो फाइबर क्या होते हैं, फैब्रिक्स क्या होते हैं, दिस इज योर 3rd चैप्टर। और ये 3rd चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स टू यू ऑल ऑफ यू।